Recruitment is the process of reducing a surplus of employees in the workforce of an organization. अगर किसी सिचुएशन में जैसे लॉकडाउन में जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उनको रिवाइज करना पड़े, वो उनको रीसेट करना पड़े, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, कस्टमर्स उस तरह से शॉपिंग के लिए नहीं आ रहे हैं, तो उतनी सेल्स जितनी होनी चाहिए नहीं हो पा रही हैं। तो अब ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा लोगों को क्यों रखे? अब उनके पास काफ़ी एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कि एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो वो सरप्लस हो जाएगा। जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अब ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, तो उस सरप्लस को रिड्यूस करने के प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहा जाएगा। अब ये सरप्लस रिड्यूस किस तरह से किया जा सकता है? या तो एम्प्लॉयज़ को फायर किया जा सकता है, आप उनको परमानेंटली जॉब से निकाल दो, या ले ऑफ किया जा सकता है कि आप उनको टर्मिनेट कर दें वक्ती तौर पे। जैसे मैंने पहले भी सीजनल एम्प्लॉयज़ के लिए आपको बताया कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसे डिसीजंस लेती है कि जिस सीज़न में उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसमें उनको बुलवा लेती है और बाकी सीज़न में उनको ऑफ दे देती है। इसी तरह से, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि ठीक है, अगर एक आपका ब्रांच है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का सरप्लस है, तो वो किसी दूसरी ब्रांच में उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। या फिर क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन, रिड्यूस कर देती है वर्क वीक्स को, कि उसको अगर वो, जैसे अभी लॉकडाउन में हो रहा है कि पूरा जो है वो महीना एम्प्लॉयज़ को बुलाने की बजाय, या वीक में जो भी वर्किंग डेज़ हैं आपके 5 या 6 हैं जिस भी हिसाब से, आप उन सारे डेज़ में बुलाने की बजाय एम्प्लॉयज़ को 50-50% आप एक दिन 50% को बुलवाएं और दूसरे दिन 50% को, और फिर उनकी आप डिडक्शन कर लें, तो कॉस्ट इस तरीके से भी रिड्यूस की जा रही होती। या फिर आप अर्ली रिटायरमेंट्स कर दो कि आपके जो रिटायरमेंट के करीब हैं अभी, लेकिन उनकी रिटायरमेंट में कुछ टाइम बाकी है, तो आप उनको अर्ली बेसिस पे रिटायरमेंट दे दो, आप उनको थोड़ी ज़्यादा अमाउंट पे करके, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन से आप निकाल दो। तो ये रिक्रूटमेंट है जिसके थ्रू सरप्लस को जो है वो रिड्यूस या मैनेज किया जा सकता है। देन ई रिक्रूटमेंट, ऐसी रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज़ जो आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको, उनका एक पूल जनरेट करने के लिए, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज़ यूजिंग इंटरनेट, तो उसको ई रिक्रूटमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिक्रूटमेंट कहा जाता है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स के थ्रू हो सकता है, जैसे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, डिफरेंट बैंक्स होते हैं, डिफरेंट तरह की ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेल इस्टेब्लिश्ड होती हैं, वो अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जॉब एड्स देते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन रिक्रूटर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ Indeed.pk है, और इसके अलावा इस तरह की जो हमारी एम्प्लॉयमेंट वेबसाइट्स हैं वो आ गई, तो उनके थ्रू वो डिफरेंट जॉब्स को जो है वो उनके एड्स देते हैं, डिफरेंट कंपनीज के एड्स देते हैं, और उन्होंने डिफरेंट जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं उनका सीवी भी बनवाया होता है, तो फिर वो देखते हैं कि ठीक है, जिस तरह की एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन को है उस तरह का एम्प्लॉय का एक सीवी उनके वेबसाइट पे एम्प्लॉय ने बना रखा है, तो वो उन दोनों को जो है उनका कांटेक्ट करवा के एक कमीशन वसूल कर लेती है। तो इस तरह से भी रिक्रूटमेंट होती है। देन द थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन। अब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनका एक पूल तो ऑर्गेनाइजेशन ने जनरेट कर लिया। अब उनमें से सारों को तो हायर नहीं करना, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन को अगर वन आईटी डायरेक्टर चाहिए तो वो वन आईटी डायरेक्टर को ही चूज करेगी उन तमाम लोगों में से जिन्होंने के अप्लाई किया है। Selection process of screening job applicants to ensure that the most appropriate candidates are hired। अब आप इसमें स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं कि जिस जिसने अप्लाई किया हुआ है उनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट एम्प्लॉय है, जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, आप उसको चूज़ करेंगे। ये सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है। अब इस सिलेक्शन प्रोसेस में डिफरेंट 8 स्टेप्स हैं कि जॉब एप्लीकेशन आप फिल करें, फिर उसके बाद आप जो है वो टेस्ट दें जो आपका, फिर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर आपका जो मेडिकल और फिज़िकल टेस्ट होता है वो होता है, उसके बाद फिर आपके बैकग्राउंड जो आपने रेफरेंसेस दिए होते हैं सीवी में उनकी टेस्टिंग होती है, उनके थ्रू आपके कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं या कुछ ऐसा तो नहीं है, वो टेस्टिंग की जाती है। फिर आपको एम्प्लॉय जो है उसको एक जॉब ऑफर लेटर
दिया जाता है, फाइनली उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। अब सिलेक्शन है क्या? एन एक्सरसाइज इन प्रिडिक्टिंग which applicants, if hired, will be or will not be successful in performing well on the criteria of the organization uses to evaluate performance। अब organization ने जो ड्यूटीज परफॉर्म करवानी है उसके हिसाब से एक इवेलुएशन क्राइटेरिया ऑर्गेनाइजेशन ने सेट किया होता है। जैसे आप टीचर्स का सेमेस्टर के एंड पे एक फीडबैक परफॉर्मा ऑनलाइन फुलफिल करते हैं, उसमें आप देखें टीचर की ड्यूटीज़ ही लिखी होती हैं कि उसने कोर्स आउटलाइन प्रोवाइड किया, वो आपको क्लास में वो टाइम पे आता था, आपको जो उसने एक जो आपका कोर्स ब्रेकडाउन है वो आपको प्रोवाइड किया, उसके अकॉर्डिंग जितने असाइनमेंट्स क्विजेज उसने उसमें मेंशन किए हैं वो उसने लिए, पे जो आपका लेक्चर था वो अंडरस्टैंडेबल था या कि नहीं था, और इस टाइप के कुछ इवेलुएशन पैरामीटर्स या क्राइटेरिया ऑर्गेनाइजेशन ने रखे हुए हैं। तो हर जॉब के लिहाज से जो उसकी मेजर ड्यूटीज़ हैं उनकी बेस पे इवेलुएशन क्राइटेरिया सेट किया जाता है, जिसकी बेस पे परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्शन में ये देखती है कि जिस भी, जैसे 10 लोग हैं सपोज इंटरव्यू में पास हुए, 10 लोगों को इंटरव्यू के सॉरी टेस्ट में 10 लोग पास हुए, उनको इंटरव्यू के लिए बुलवाया गया। उन 10 में से ऑर्गेनाइजेशन हर एक एम्प्लॉय को जज करती है कि क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमने इसको हैंड ओवर करनी है, जिस जॉब के लिए इसको हम चूज़ करने जा रहे हैं, क्या ये उसको उस लेवल तक परफॉर्म कर पाएगा जितना कि हम इसको इससे एक्सपेक्ट करते हैं या कि नहीं करते। वो सिलेक्शन बेसिकली इस चीज़ की एक एक्सरसाइज है। देन सिलेक्शन एरर्स। अब सिलेक्शन के दौरान जो ब्लंडर्स, जो मिस्टेक्स हो सकती हैं वो क्या है? रिजेक्ट एरर्स फॉर पोटेंशियली सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स, कि जो आपको नज़र आता हो कि एक एप्लीकेंट है वो अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे सकता है, आप उसको, या उसकी एक जो हिस्ट्री है या एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा हो, तो बस आप उसका एक्सपीरियंस देखें और उसके बाद आप उसको हायर कर लें, जबकि एक्चुअली हो सकता है कि वो उतना कॉम्पिटेंट ना हो जितना कि आप जिस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको हैंड ओवर करने वाले हैं। तो इस वजह से आपका एक ये सिलेक्शन एरर हो सकता है। देन एक्सेप्ट एरर्स फॉर अल्टीमेट पुअर परफॉर्मर्स। अगर कोई पुअर परफॉर्मर है तो उसके लिए जो भी अगर आपने गलती से हायर कर लिया है, उसको सेलेक्ट कर लिया है जो कि एक्चुअली इतना कॉम्पिटेंट नहीं था, जैसे अक्सर ऐसा होता है कि सिफारिशात आ जाती हैं या अथॉरिटीज़ का प्रेशर होता है, तो समटाइम्स इनकॉम्पिटेंट लोगों को कॉम्पिटेंट लोगों की बजाय हायर कर लिया जाता है। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो देन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट एक्सेप्ट कि उन्होंने ये मिस्टेक की है, कि जिस लेवल की ड्यूटीज़ परफॉर्म करवाना चाह रहे थे उस एलिजिबिलिटी का वो इंडिविजुअल है ही नहीं है, वो इतना जिम्मेदार नहीं है या वो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन की ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि कुछ सिलेक्शन टूल्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स कह लें, टूल्स कह लें, जिनके थ्रू सिलेक्शन हो रही होती है। वो कौन से हैं? नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर्म्स। हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट तरह का जॉब एप्लीकेशन फॉर्म बनाती है। अब उस एप्लीकेशन में रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन के लिए वो क्वेश्चंस हैं या जो भी हैं वो हेडिंग्स वो लिखी जाती हैं और उसके हिसाब से एम्प्लॉय को अपना डाटा प्रोवाइड करना होता है। तो एप्लीकेशन से ही ऑर्गेनाइजेशन को समझ आ जाती है कि हमने किन लोगों को बुलवाना है, कौन से हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एलिजिबल हैं और कौन से एलिजिबल नहीं हैं। तो जो ज़्यादा सूटेबल होंगे उनको ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कंसिडर करेगी, बाकियों को रिजेक्ट कर देगी। तो यहाँ पे ही इनिशियल सिलेक्शन एक तरह की या इनिशियल स्क्रीनिंग हो जाती है। देन रिटन टेस्ट। अब जो एप्लीकेंट्स वो डाटा या ऐसे एप्लीकेंट्स जिन का प्रोवाइडेड डाटा ऐसा है जिसकी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन को है, उनको ऑर्गेनाइजेशन रिटन टेस्ट के लिए बुलवा लेगी। उन एम्प्लॉयज़ को उनका रिटन टेस्ट लिया जाएगा, तो उसमें ऑफ कोर्स बुकिश कॉन्सेप्ट होंगे और उसी की बेस पे डिफरेंट क्वेश्चन होंगे जिसको आंसर करना पड़ेगा। वो एमसीक्यू बेस्ड हो सकते हैं, वो कंप्यूटर स्किल बेस्ड हो सकते हैं, वो कंप्यूटराइज टेस्ट हो सकते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट
कॉन्सेप्ट्स को उसकी तरह का हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, या वो सिंपली स्किल की बेस पे या बुकिश नॉलेज की बेस पे, डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा टेस्ट लेना चाह रही है। देन परफॉर्मेंस सिमुलेशंस, के एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है और एम्प्लॉय की एबिलिटीज़ को टेस्ट किया जाता है कि क्या वो ऐसी चीज़ों को हैंडल कर सकता है या कि नहीं। जैसे आप कोई कोई टीचर है, क्या वो क्लास को कंट्रोल कर सकता है या कि नहीं। आप क्लास में ले जाएं, बच्चे जो हैं वो आपस में शोर शराबा कर रहे हैं और आप उसको ये ड्यूटी असाइन करें कि आप अपनी क्लास को कंट्रोल करें, सारे बच्चों को आप अपनी तरफ अटेंटिव करें, तो कैसे करेंगे? दैट विल बी अ टेस्ट ऑफ द कंट्रोलिंग स्किल्स ऑफ द टीचर। इसी तरह से एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है या एक स्ट्रेस फुल सिचुएशन में क्या वो अपने आपे से बाहर हो जाता है या अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हुए इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग कर सकता है। उसके लिए आप हो सकता है कि कोई भी एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करें जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो, तो वो कैसा परफॉर्म करेगा। फिर इसके बाद ये दो तरह के टेस्ट लिए जाते हैं और इसके अलावा भी कुछ टेस्ट हो सकते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट हो सकते हैं और ढेर सारे वैरायटी ऑफ टेस्ट है। डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप का टेस्ट, किस टाइप की स्किल्स को टेस्ट करना चाहती है अपने एम्प्लॉय के अंदर, तो अकॉर्डिंगली वो टेस्ट की फॉर्म को चूज़ करती है। उसके बाद जो एम्प्लॉयज़ टेस्ट में से पास हो जाते हैं उनको फिर इंटरव्यूज़ के लिए कॉल की जाती है और इंटरव्यूज़ उनके टेलीफोनिक हो सकते हैं, उनके फेस टू फेस इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। फेस टू फेस में वो डिस्कशन बेस्ड हो सकते हैं, येस नो वाले हो सकते हैं, वो एक फॉर्मल सेटअप में हो सकते हैं, वो इनफॉर्मल सेटअप में हो सकते हैं। आप ऑफिस में बुलवा के उनसे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, पैनल इंटरव्यू हो सकता है, 8 से 10 लोग बैठे हुए हों एक्सपर्ट्स, और उनमें एक साइकोलॉजिस्ट हो जो कि उसकी साइकोलॉजी को स्टडी करे, पर्सनैलिटी को जज करे, और बाकी लोग जो हैं वो उसके नॉलेज टेस्टिंग के लिए वहाँ पे उस पैनल के अंदर मौजूद होंगे। तो इसके अलावा इंटरव्यूज़ जो हैं वो इनफॉर्मली भी हो सकते हैं कि आप ऑर्गेनाइजेशन के अलावा किसी रेस्टोरेंट में या किसी भी ओपन एनवायरनमेंट में जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप का एक प्रेशर ना हो, इससे हट के भी आप एक कप ऑफ टी के लिए बुलवा सकते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, और उसमें एक नॉर्मल वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट आप देते हैं अपने एम्प्लॉय को, ताकि उसको देखें कि वो रिलैक्स माहौल में कैसा होता है। वहाँ पे इस तरह के इंटरव्यूज़ भी लिए जा सकते हैं। देन बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में कि उसने जो इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोवाइड की हुई है क्या वो ठीक है या कि नहीं। प्रीवियस कंपनीज में जो वो जॉब मेंशन की है उसने एप्लीकेशन के अंदर, क्या उसने एक्चुअली वहाँ पे वो ड्यूटीज़ परफॉर्म की हैं या कि उसने अपनी तरफ से ही उसमें लिस्ट डाउन की हुई है। तो उसके लिए जो प्रायर एम्प्लॉयर होता है, पिछली ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हेड होता है, उसका डाटा भी मांगा जाता है एम्प्लॉय से, और उसके लिए ईमेल या फ़ोन कॉल करके चेक किया जाता है कि क्या ये एम्प्लॉय आपकी कंपनी में काम करता रहा है या इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी थी। तो इसके अलावा जो रेफरेंस में कॉन्टैक्ट्स दिए होते हैं एम्प्लॉय ने, उनको भी कॉल करके चेक किया जाता है इन ऑर्डर टू नो कि ये एम्प्लॉय एफिशिएंट है, फ्यूचर में हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं करेगा। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, उसका जो मेडिकल टेस्ट है वो करवाया जाता है कि इसके अंदर जिस जॉब के लिए हम इसको हायर कर रहे हैं, क्या उस जॉब के को परफॉर्म करने के लिए ये फिजिकली फिट भी है या कि नहीं। प्लस ये है कि इसके अंदर कोई ऐसी डिजीज़ तो नहीं है जो कि बाकियों के लिए हार्मफुल हो, जो कि स्प्रेड हो सकती हो। तो ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हमारे जो बाकी एम्प्लॉयज़ हैं वो भी बीमार